नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बैन के बावजूद नहीं माने लोग, जमकर जले फटाखे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा फटाखों पर बैन लगाने के बावजूद लोग नहीं माने और जमकर आतिशबाजी की। इसका परिणाम यह हुआ कि आज दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। गुरुवार को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का आसमान धुएं के गुब्बार से ढक गया। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। ऐसे में अगर आप भी आज घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो आपको रुक जाने की जरूरत है। दोस्तों, दिल्ली में कई इलाकों में AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, जिसमें अक्षरधाम भी शामिल है। आलम यह है कि अक्षरधाम मंदिर जो कल तक नजर आ रहा था वो आज स्मोक के चलते दिखाई नहीं दे रहा है। यहां AQI 810 और PM 2.5 है। कल इस क्षेत्र में AQI 300 से 400 के बीच बना हुआ था। फिलहाल पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र की वायु बेहद जहरीली हो चुकी है। जहरीली हवा की वजह से दिल्ली और इसके आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों ने गले में खराश और आंखों से पानी आने की शिकायतें भी की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फिर नरम पड़े नवजोत सिंह सिद्धू, इस्तीफा लिया वापस, पर चन्नी के सामने रखी यह शर्त। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में राजनीतिक हलचल अभी भी जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से लगातार असमंजस्य का दौर जारी है और हर पल समीकरण बदल रहे हैं। अब सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। वे कह रहे हैं कि पंजाब में जब नया AG आ जाएगा तो वो अपनी जिम्मेदारी फिर संभाल लेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी CM पद संभालने सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था। सिद्धू ने इस बात पर विरोध जताया था कि जिन AG व DG को नियुक्त किया गया है वो बेअदबी मामले में निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर सकते। ऐसे में सिद्धू उन्हें हटाने की मांग करने लगे थे, लेकिन जब उनकी वो मांग नहीं मानी गई तब उन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कह डाली। अब सिद्धू ने फिर अपने तेवर नरम कर लिए हैं। उन्होंने इस्तीफे तो वापस ले लिए हैं, लेकिन अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वे फिर ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जब नए AG DG आ जाएंगे। सिद्धू ने जोर देकर कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार ही ड्रग्स और बेअदबी मामले में जांच करने के लिए बनी थी, लेकिन क्योंकि अमरिंदर संघ ने उस मामले में कुछ नहीं किया, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी का केदारनाथ दौरा। प्रधानमंत्री बोले, मैंने यहां तबाही देखी थी, लेकिन भरोसा था कि यह अधिक शान से उठ खड़ा होगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदार धाम पहुंचे। उन्होंने यहां गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया, फिर मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी है। केदार धाम में PM ने कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। PM मोदी ने संबोधन के दौरान 2013 में केदारनाथ में आई तबाही को याद किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का है, यहाँ पर्यटन काफी बढ़ने वाला है। मोदी ने कहा कि बरसों पहले जो नुकसान हुआ था वो अकल्पनीय था। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहाँ दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने यह तय किया है कि यहाँ का पानी और जवानी दोनों पहाड़ के काम आएगी। उत्तराखंड से पलायन को रोकना है। अगला दशक उत्तराखंड का है। यहाँ पर्यटन काफी बढ़ने वाला है। मोदी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तराखंड में 4 धामों से सड़क संपर्क और हेमकुंड साहिब के पास रोपवे सहित कई बुनियादी ढांचागत कार्य की योजनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना की रफ्तार पर WHO ने जताई चिंता। कहा, फरवरी तक अकेले यूरोप में हो सकती है 5 लाख और लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मामलों की बढ़ती संख्या को गंभीर चिंता का विषय करार दिया और चेतावनी दी कि इस हिस्से में अगले साल फरवरी तक और 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूरोपीय संघ की एजेंसी यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मुताबिक 4 नवंबर तक विभिन्न देशों से जुटाए गए
आंकड़ों के मुताबिक अब तक यहां 8 लाख से अधिक लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो चुकी है। WHO की यूरोपीय इकाई के निदेशक हांस क्लूज ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूरोपीय क्षेत्र के 53 देशों में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की मौजूदा रफ्तार गंभीर चिंता का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर संक्रमण की मौजूदा रफ्तार ही बनी रही तो अगले साल फरवरी तक यहां कोविड-19 से 5 लाख लोगों की और मौतें हो सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, WHO का यूरोपीय क्षेत्र 53 देशों और क्षेत्रों में फैला हुआ है और इसमें मध्य एशिया के कई देश शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शराबबंदी वाले बिहार में रुक नहीं रही है जहरीली शराब से मौतें, 15 दिन में 41 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, बिहार में जहरीली शराब पीने से मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते 15 दिनों में यहां अलग अलग क्षेत्रों से 41 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसमें कुछ लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। उधर गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के जिलों में पिछले 2 दिनों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। चंपारण रेंज के DIG ने प्रथम दृष्टया रिपोर्ट के अनुसार नौतन थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से कम 13 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कुशर गांव में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान को तबाह करना है ISIS का पहला टारगेट, अफगानिस्तान में संकट के लिए बताया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की वर्तमान हालत के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये बात अब तक पूरी दुनिया कहा करती थी, लेकिन अब एक आतंकी संगठन में भी कह दी है। अफगानिस्तान को आए दिन बम धमाकों से दहलाने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि अफगानिस्तान की ताजा स्थिति के लिए सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। इस्लामिक स्टेट को दाएश और ISIK के नाम से भी जाना जाता है। उसने पाकिस्तान को अपना पहला टारगेट बताया है। ISIS ने चेतावनी दी है कि जो कोई भी इस्लाम के खिलाफ जाएगा या कुरान का विरोध करेगा, उसे आतंकी संगठन के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, जिसका उद्देश्य शरिया नियमों को अपनाना है। अफगानिस्तान में ISI खुरासान के एक सदस्य ने कहा कि आतंकी संगठन का लक्ष्य पाकिस्तान को तबाह करना है। रिपोर्ट्स के अनुसार ISIS के सदस्य नसीफुल्लाह ने अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नोटबंदी के 5 साल बाद भी कम नहीं हुआ कैश का इस्तेमाल, लोगों के पास मौजूद करेंसी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची। जी हां दोस्तों, देश में कैश अभी भी पेमेंट का सबसे पसंदीदा तरीका बना हुआ है और इसका इस्तेमाल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। 8 अक्टूबर को खत्म पखवाड़े में लोगों के पास कैश बढ़कर 28.30 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को 17.97 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि करीब 5 साल में लोगों के पास कैश 57.48% बढ़ गया। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। बाद में 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए। नोटबंदी के बाद से सरकार लगातार सिस्टम से कैश हटाने के लिए डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रही है। UPI जैसे पेमेंट के साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि कैश का इस्तेमाल फिर भी कम होता नहीं दिख रहा है। सिस्टम में कैश के बढ़ने का एक कारण कोरोना महामारी को माना जा रहा है। 2020 में जब कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, तो अपनी रोजाना की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए लोगों ने कैश जमा करना शुरू किया था। त्योहारी सीजन के दौरान कैश की डिमांड और भी ज्यादा रहती है, क्योंकि बड़ी संख्या में व्यापारी अभी भी एंड टू एंड ट्रांजैक्शंस के लिए कैश पेमेंट पर निर्भर हैं। लगभग 15 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा टियर 1 सिटी के 50% की तुलना में टियर 4 सिटी में 90% ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस का पेमेंट मोड कैश होता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा, लेह लद्दाख में -7 डिग्री तक गिरा तापमान। जी हां दोस्तों, कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में शुक्रवार को ताजा बर्फबारी हुई। उत्तरी कश्मीर के गुरेज इलाके में लगभग 3 से 4 इंच बर्फ जमा हो गई, जिससे अधिकारियों को आज के लिए वाहनों के आवागमन के लिए बांदीपोरा गुरेज मार्ग को बंद करना पड़ा। सीमांत जिला कुपवाड़ा के कई इलाकों में भी बर्फबारी हुई, जिसके बाद नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में 2 से 3 इंच बर्फ जम गई। पीर पंजाल रेंज के कई इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली। विश्व प्रसिद्ध स्की रिजोर्ट गुलमर्ग में भी आज सुबह बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की अफरवोट रेंज सहित पीर पंजाल रेंज के पहाड़ों पर करीब 5 सेंटीमीटर बर्फ जम गई। ताजा हिमपात के कारण कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनसीबी दफ्तर पहुंचे आर्यन खान, जमानत की शर्त पूरी करने जांच एजेंसी के सामने हुए पेश, सिर्फ बॉडीगार्ड को साथ लेकर आए। दोस्तों क्रूज ड्रग्स केस में जमानत पर चल रहे आर्यन खान ने शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर पहुंचकर हाजिरी लगाई। आर्यन के साथ उनके बॉडीगार्ड रवि सिंह भी आए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को 14 शर्तों के साथ जमानत दी, जिसमें एक शर्त यह भी है कि हर शुक्रवार दोपहर 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी ऑफिस पहुंचकर उन्हें हाजिरी लगानी होगी। आर्यन की ओर से 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड जमा कराना था, जो उन्होंने कर दिया। कम से कम दोस्तों 1 या ज्यादा जमानती देने थे, यह भी हो चुका है। एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते, ऐसी भी एक शर्त है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अनुमति के बिना मुंबई भी नहीं छोड़ सकते, यह भी उनकी जमानत के लिए शर्त रखी गई थी। इसके अलावा ड्रग्स जैसी किसी एक्टिविटी में मिलने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इस केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देना होगा। हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में सुबह 11 से 2 बजे के बीच में आना होगा। केस की तय तारीखों पर अदालत में मौजूद होना होगा। इस तरह के से कुल मिलाकर उनके ऊपर 14 शर्तें लगाई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जर्मनी में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा मामलों ने बढ़ाई दहशत, प्रशासन ने दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, जर्मनी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी का नया रिकॉर्ड बन गया है। यहां कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से सबसे अधिक नए कोरोना वायरस संक्रमण की सूचना है। जर्मनी की रोग नियंत्रक एजेंसी ने यह जानकारी गुरुवार को दी। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट या RKI ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 33,949 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक सप्ताह पहले 28,000 दैनिक मामले थे। पिछला रिकॉर्ड 18 दिसंबर 2020 को 33,777 नए मामलों का था। दोस्तों देश के संघीय स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पेन ने 16 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने की रणनीति बनाई। स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पेन और 16 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस बात पर चर्चा की कि सर्दियों में कोरोना वायरस के प्रसार को कैसे सीमित किया जाए, क्योंकि अस्पतालों में गहन देखभाल इकाइयां फिर से भरने लगी है। इसके साथ ही बच्चों में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। RKI ने गुरुवार को 165 मौतों की सूचना दी, जो एक सप्ताह पहले 126 थी। जर्मनी में कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर अब 96,192 हो गई है। दोस्तों वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने जर्मनी निवासियों से बार बार अपील की है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वे तत्काल टीका लगवा लें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 46 लाख के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों बात की जाए भारत की तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,43,33,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,59,000 को पार कर गई है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूर्यवंशी ने बनाया रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड 5,000 से ज्यादा स्क्रीन पर हुई रिलीज। जी हां दोस्तों, रोहित शेट्टी की मूवी सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने का खिताब अपने नाम कर लिया है। 66 देशों में 1300 स्क्रीन पर ब्रॉडकास्ट हुई इस मूवी ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं भारत में इस मूवी को 4,000 थिएटरों में रिलीज किया गया है। दोस्तों रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की मूवी सूर्यवंशी 5 नवंबर 2021 को रिलीज हो गई। इस मूवी में सभी के चहेते रणवीर सिंह और अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाले अजय देवगन अहम भूमिका निभाने वाले हैं। कई देशों में इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है। कोरोना महामारी में यह पहली मूवी है जिसने सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों सूर्यवंशी नॉर्थ अमेरिका में 490 जगहों पर 520 स्क्रीन, यूनाइटेड अरब अमीरात में 137 स्क्रीन पर, ऑस्ट्रेलिया में 107 स्क्रीन पर रिलीज हुई। यूरोप के पूरे 158 जगहों पर इसे रिलीज किया गया। यही नहीं, इजराइल, जापान, चिले, इजिप्ट, इराक, जिबूती में भी इस मूवी की रिलीज ने अपने पैर पसारे हैं।
दोस्तों तरण आदर्श ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि रेवेन्यू के बंटवारे को लेकर नेशनल मल्टीप्लेक्स और फिल्म मेकर्स के बीच बातचीत अभी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है, जिसके कारण मूवी की एडवांस में बुकिंग करना अभी संभव नहीं है। लेकिन समय के साथ मामला सुलझाकर बुकिंग खोल दी गई। सबसे ज्यादा यह मूवी मुंबई की स्क्रीन पर रिलीज की गई, वहीं दिल्ली में 923 स्क्रीन पर सूर्यवंशी को रिलीज किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री बोले FATF में हमें ग्रे लिस्ट में रखने के पीछे भारत का है हाथ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने FATF अध्यक्ष मार्कस ब्लियर को एक पत्र लिखकर देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में रखने में भारत की भूमिका की जांच की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उसने FATF के भेदभाव और पाकिस्तान के लगातार उत्पीड़न के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर करने का आग्रह किया गया है। दोस्तों FATF अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में मलिक ने सच्चाई को उजागर करने के लिए FATF की एक विशेष टीम द्वारा भारतीय विदेश मंत्री के इकबालिया बयान की जांच करने का आह्वान किया। मलिक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिफॉर्म्स के अध्यक्ष भी हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के पीछे भारत का हाथ है। कुछ देशों के राजनीतिक दबाव और प्रभाव के कारण FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं कर रहा है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री के कबूलनामे ने FATF की अखंडता और पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने में भारत की संलिप्तता की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से FATF ने उसकी तटस्थता साबित करने के लिए भारतीय मंत्री के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन का प्रदूषण से हुआ बुरा हाल, हाईवे बंद, बाहर खेलने पर बैन, लोग घरों में हुए कैद। जी हां दोस्तों, भारत का पड़ोसी मुल्क चीन भी इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रहा है। चीन की हवा इतनी जहरीली है कि वहां विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम हो गई है। प्रदूषण की वजह विजिबिलिटी कम होने के कारण चीन की राजधानी बीजिंग में कई हाईवे बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, आउटडोर स्कूल एक्टिविटीज, फैक्ट्री ऑपरेशंस को भी रोकने के लिए कहा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने राजधानी बीजिंग में लोगों को बिना किसी काम के घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है। बिगड़ते हालातों के बीच मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में प्रदूषण में और इजाफे होने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के बाद खाने के तेल की कीमतों में गिरावट, जानिए कितने कम हो गए दाम। जी हां दोस्तों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को बताया कि खाद्य तेल की कीमतों में काफी गिरावट आई है। कई जगहों पर 20, 18, 10 और 7 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पांग, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और सभी प्रमुख तेलों में गिरावट देखी गई। त्योहारी सीजन के दौरान खाने के तेलों की कीमतों में इतनी गिरावट काफी राहत भरी है। दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर राहत दी गई थी। दिल्ली में रिटेल मार्केट में पाम ऑयल 6 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। अलीगढ़ में पाम ऑयल 18 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। मेघालय में पाम ऑयल 18 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया, जबकि तमिलनाडु में 5 से 7 रुपए तक प्रति लीटर तक तेल सस्ता हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सोयाबीन तेल की बात की जाए तो सोयाबीन दिल्ली में 5 रुपए सस्ता, जबकि नारियल तेल 7 रुपए सस्ता हो गया है। इसके अलावा सूरजमुखी तेल भी दिल्ली में 10 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर टूटा इस चैंपियन का दिल, अचानक किया रिटायरमेंट का ऐलान। जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर डेन ब्रावो ने ICC T20 विश्व कप के बीचों बीच इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 4 नवंबर को सुपर 12 स्टेज में मिली हार के बाद ब्रावो ने अपने करियर को लेकर अहम फैसला लिया। इस 38 साल के डेवन ब्रावो ने पहले भी रिटायरमेंट लिया था, लेकिन साल 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर से वापसी की थी। वो मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में कैरेबियन टीम के अहम हिस्सा भी हैं। दोस्तों बीते गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ हार के साथ ही वेस्टइंडीज टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई, जिसकी वजह से ब्रावो का दिल टूट गया। श्रीलंका ने सुपर 12 स्टेज के इस मैच में वेस्टइंडीज को 20 रनों से मात दी। कैरेबियन टीम के लिए 4 मैचों में यह तीसरी हार थी और टीम को अब 6 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, जो ब्रावो का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला होगा। दोस्तों करीब 17 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले ब्रावो ने कहा कि मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, मेरा करियर बहुत अच्छा रहा
रहा। 18 सालों तक वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट करते हुए कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो इतने लंबे समय तक उस फील्ड और कैरेबियाई लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं बहुत आभारी हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जहां शेन वॉर्न वहां विवाद, फिर लगा मॉडल को गंदे अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का विवादों से पुराना नाता रहा है। वॉर्न जहां होते हैं विवादों का वहां अपने आप जगह मिल जाती है आने के लिए। 52 वर्षीय वॉर्न का नाम बहुत सी महिलाओं के साथ जुड़ा और अधिकांश के साथ उनका विवाद हुआ। ऐसे में एक नया किस्सा सामने आया है। वॉर्न का नया विवाद मॉडल और टीवी शो बिग ब्रदर्स में हिस्सा ले चुकी जेसिका पावर से जुड़ा है। जेसिका ने शेन वॉर्न को सनकी करार देते हुए आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उन्हें गंदे मैसेज भेजे थे। उन्होंने वॉर्न से मिले मैसेज को गंदा बताया और उन्हें सनकी बताते हुए कहा कि जब उनके साथ ये घटना हुई तो उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि वो ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं और इतने गंदे मैसेज भेज सकते हैं। जेसिका ने कहा, यदि आप कोई नामी हस्ती है तो इस तरह के टेक्स्ट मैसेज किसी को नहीं भेजते हैं। वह सही में सनकी थे। मैंने उनसे कहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इस तरह के मैसेज भेजकर मुझे लिखकर भेज रहे हैं। 30 वर्षीय जेसिका ने बताया कि 52 साल के वॉर्न से उन्होंने होटल रूम में मिलने से इनकार कर दिया था कि वो उस तरह की लड़की नहीं है। जेसिका को वॉर्न ने अगले 2 सप्ताह तक मैसेज भेजकर 4 बार मिलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से न केवल इनकार कर दिया, जेसिका ने यह भी बताया कि वॉर्न ने उन्हें कई एक्स रेटेड मैसेज भी भेजे जो उन्हें बिल्कुल नागवार गुजरे थे, बल्कि वॉर्न के कई संदेशों का उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और अंत में उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले किस भारतीय विद्वान को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस भारतीय व्यक्तित्व का नाम जिनको की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।